नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 45 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि आज के टेस्ट में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो पॉलिटी स्पेशल होंगे। यहाँ पर हम लोग संविधान संशोधन से रिलेटेड मुख्य प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, हम प्रश्नों के माध्यम से क्या करेंगे, संविधान संशोधन जो आपके परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है उन सभी अमेंडमेंट्स को कवर करेंगे। तो चलो अब सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को दे देनी चाहिए यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। ये जो फाउंडेशन कोर्स है इसमें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया जाएगा यूपीपीसीएस के। ठीक है, 2025 के लिए ये लॉन्च किया गया है। प्रीलिम्स में क्लास सीसैट पेपर प्लस करंट अफेयर प्लस जीएस पेपर इंक्लूडेड होगा। मेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके जीएस पेपर्स के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होंगे। साथ ही साथ मेंस में किस तरीके से आपको आंसर्स लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो क्लास अगर इस कोर्स से आपको जुड़ना है या इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए दो और नए कोर्सेज लेकर आया है। पहला जो है वो टेस्ट सीरीज है यूपीपीसीएस 2025 प्रीलिम्स के लिए। इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 12,000 से ज़्यादा प्रश्न मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। दूसरा जो कोर्स है वो यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा 2024 के लिए है, मेंस के लिए है। यहाँ पर मेंस के सिलेबस को वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है और हर टॉपिक से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आपको रोज दिए जाते हैं, जिसके कि आंसर्स आप हमें लिखकर सेंड करते हैं। हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको चेक करके आपको फीडबैक देते हैं। प्लस 5 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर हम देखें हर टॉपिक से रिलेटेड आपके पास 10 क्वेश्चन हो जाते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास अगर इन दोनों में से किसी भी सीरीज़ के बारे में आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम पहला प्रश्न देखेंगे, लेकिन पहले प्रश्न को देखने के पहले जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हर क्लास में ऐश्वर्या मैम क्या कहती हैं कि सबसे पहले भरोसा आपको किस पर होना चाहिए, खुद पर होना चाहिए। तो अपने पर यकीन करिए, अपने पर भरोसा करिए कि अगर आज मैं इस प्रिपरेशन फेज में हूँ तो आने वाली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है ना, पीडीएफ है ना, जो आता है सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आती है, पीडीएफ आती है, उसमें आपका नाम सबसे पहला होगा। ठीक है, अपने पर भरोसा रखिए। क्लास जब तक आपको खुद पर भरोसा नहीं होगा आप इस एग्जाम पे कैसे उत्तीर्ण होंगे, बताइए कैसे क्वालिफाई करेंगे। हर दिन आपको लगेगा कि अब नहीं हो रहा है, परेशान हो जाएंगे, अपनी किस्मत को कोसेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। यकीन मानिए जब आप इस प्रिपरेशन फेज में हैं और आप अपना 100% दे रहे हैं, अपनी कमियों को ढूंढ रहे हैं, साथ ही अपनी कमियों को क्या कर रहे हैं, हटा भी रहे हैं। मैंने आपको बोला है ना, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करिए अगर असफल हैं आज आप तो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जो कमियां रह गई हैं उनको देखिए और उनको सुधारिए। ठीक है, जब तक ना सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। तो आपको संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं है। ठीक है, आपको अपना 100% देना है, खुद पर यकीन रखना है और मेहनत करनी है और अपने को ये यकीन दिलवाना है कि आपका नाम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में होगा, आपकी जो ड्रीम जॉब है वो आपको मिलेगी। और फिर अपना कर्म करिए और सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ सदैव बना रहता है। तो बस एकदम पॉजिटिव रह के तैयारी करिए, बिल्कुल भी निराश मत होइए। किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है, टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब पहला प्रश्न देख लीजिए। यहाँ पर द 7th अमेंडमेंट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर, 7वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया है। 1950, 1950 में बोला गया है, 1952 में, 1956 में या फिर 1962 में। तो क्लास यहाँ पर बहुत ही आसान प्रश्न है, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। याद रखिएगा ये आपका जो है 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, अब देखो अभी इससे रिलेटेड एक और प्रश्न देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन को देखते हैं।
दूसरा प्रश्न देखिए क्या दिया गया है, जो 7th आपका अमेंडमेंट है वो मेनली एसोसिएटेड है किससे, वो किससे संबंधित है, बताइए। इमरजेंसी प्रोविजन से, आपातकाल से रिलेटेड है, बताओ। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, राज्यों के भाषाई पुनर्गठन की बात यहाँ पर की गई है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, मौलिक अधिकारों की बात की गई है, या फिर फाइनेंस कमीशन की बात की गई है, बताइए। वित्तीय आयोग की बात की गई है। तो जब हम 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट पर फोकस किया गया है। बी आपका सही उत्तर है। अब क्लास मैंने आपसे ये सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, लेकिन एक बार मैं और आपसे डिस्कस करूँगी, ध्यान से सुनिएगा। 1949 के समय में एक कमिटी का गठन हुआ था जिसका कि नाम क्या था, एसके धर कमीशन। ये याद रखिएगा, जिसको कि हम धर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ये 1948 करिए, पहले 1948 की बात हम कर रहे हैं। क्या था, धर कमीशन। धर कमीशन ने क्या कहा था, स्टेट जो है उनका पुनर्गठन होना चाहिए, उनका रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए प्रशासनिक आधार पर, ना कि भाषाई आधार पर। तो धर कमीशन ने क्या कहा था, जो रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो किस बेसिस पे होना चाहिए, जल्दी बताओ। वो एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर। लिंग्विस्टिक बेसिस को इन्होंने क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था, और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस को इन्होंने प्रमोट किया था। इसी के बाद 1948 के बाद 1949 में एक कमिटी आती है जो कि अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, जिसका कि नाम है जीवीपी कमिटी। मैंने डिस्कस किया है आपसे, जीवीपी कमिटी में जे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। वी कौन है, बताओ, वी कौन है, विट्ठल वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। जे कौन है, जवाहरलाल नेहरू। और पी कौन है, पट्टाभी सीतारमैया। ये याद रखिएगा, इन दोनों के नाम, इन तीनों के नाम पर इस कमेटी का नाम पड़ा जीवीपी कमेटी, ठीक है, ये याद रखिएगा। इन्होंने भी क्या कहा कि लिंग्विस्टिक बेसिस जो है, जो भाषाई आधार है, वो बेसिस नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक आधार पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं इन्होंने भी लिंग्विस्टिक बेसिस वाला जो फिनोमिना था कि जो राज्य हैं उनका पुनर्गठन भाषाई आधार पर होना चाहिए, उसको कहीं ना कहीं रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन 1953 में एक घटना घटती है। क्या होता है, 56 डेज की हंगर स्ट्राइक करते हैं पोटी श्रीराम मल्लू, जिनको कि हम फादर ऑफ आंध्र प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। और 56 डेज की हंगर स्ट्राइक के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो सरकार पर प्रेशर पड़ता है, और सरकार क्या करती है, मद्रास स्टेट से तेलुगु स्पीकिंग लोगों को सेपरेट करके आंध्र प्रदेश का गठन करती है 1953 में। और आंध्र प्रदेश आपका पहला स्टेट बन जाता है जो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर फॉर्म हुआ था, भाषाई आधार पर, ठीक है। और 1953 में ही आप याद रखेंगे कि फजल अली कमिटी आती है। फजल अली कमिटी की जो रिपोर्ट होती है उसी के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है 1956 में, ये याद रखिएगा। फजल अली कमिटी को 1953 में अपॉइंट किया जाता है, जो कि अपनी रिपोर्ट 1955 में सबमिट करती है, और 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है, ठीक है। राज्यों का भाषाई पुनर्गठन की बात यहाँ पर होती है, ये याद रखिएगा। और उसी के लिए 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के तहत क्या किया जाता है, जो पार्ट ए बी सी था आपका स्टेट्स का, उसको खत्म कर दिया जाता है, और सीधे 14 स्टेट का फॉर्मेशन होता है और 6 यूनियन टेरिटरीज का। तो याद रहेगा
क्लास बताओ, सबसे पहले याद रखिएगा धर कमीशन के बाद जीवीपी कमेटी का नाम आप याद रखेंगे। उसके बाद फजल अली कमेटी आती है, फजल अली कमेटी के रिकमेंडेशन पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आता है और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में, जिसके तहत जो हमने लिस्ट बनाई थी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी की, जिसमें स्टेट्स रखे गए थे, उस लिस्ट को खत्म करके अब डायरेक्ट 14 राज्यों का गठन होता है और 6 यूटीज का, 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन होता है। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं क्लास। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, Which article was added by the 7th amendment? बोला गया है कौन सा आर्टिकल 7th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। 358, 371, 350B या फिर 368। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अनुच्छेद 350B जोड़ा गया था। ठीक है, 350B जोड़ा गया था। अब अगर आपसे पूछे कि 350B है क्या, सबसे पहले अभी जो पीसीएस की परीक्षा हुई थी उसमें भी ये प्रश्न पूछा गया था कि अनुच्छेद 350B जो है, जिसमें कि लिंग्विस्टिक ऑफिसर के बारे में बोला गया है, उसको हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये प्रश्न पूछा गया है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया होगा तो इस बार जो पीसीएस प्रीलिम्स 2024 का प्रश्न है उसको देखिएगा तो ध्यान दीजिएगा हमेशा। अनुच्छेद जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अनुच्छेद 350B की, तो इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसकी सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई थी? राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जिसको कि हम फजल अली कमेटी भी कहते हैं। ठीक है, फजल अली कमेटी का गठन कब हुआ था? 1953 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1955 में। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था? 1956 में। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब हुआ था? 1956 में, जिसके तहत 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ था, प्लस आपका एक अनुच्छेद 350B भी जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। जो स्पेशल लिंग्विस्टिक ऑफिसर है उसको अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा। किस अनुच्छेद में दिया गया है? 350B में दिया गया है, जिसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 7th संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है 1956 में। याद हो रहा है ना? याद हो रहा होगा। ठीक है, इस अधिकारी के कर्तव्यों में भारतीय संविधान के तहत भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच शामिल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, 7वें संशोधन ने कौन सी नई प्रशासनिक श्रेणी शुरू की थी? तो बताइए। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने कैंटोनमेंट एरिया को जोड़ा था, कैंट को, पंचायती राज को, यूनियन टेरिटरीज को या फिर जोनल काउंसिल को। तो अभी मैंने आपको क्या बताया है कि 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसके तहत 14 स्टेट प्लस 6 यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन हुआ। तो पहली बार हमने केंद्र शासित प्रदेशों की बात की। सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़े। What happened to the Part B states after the 7th amendment? 7वें संशोधन के बाद भाग बी राज्यों का क्या हुआ? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब 7वां संविधान संशोधन हुआ तो पार्ट बी, पार्ट ए में जितने भी स्टेट थे उसको एबॉलिश कर दिया गया और डायरेक्ट आपके 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज के नाम लिख दिए गए। तो इसको क्या किया गया? एबॉलिश किया गया। ठीक है, समाप्त कर दिया गया। अब देखो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इस प्रश्न को देखो, एजर्शन रीजन बेस्ड है। 42nd संविधान संशोधन को हम मिनी संविधान के रूप में जानते हैं। दूसरा दिया गया है, इसने संविधान में अब तक के सबसे व्यापक परिवर्तन किए थे। तो ये बिल्कुल सही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की अगर हम बात करें तो उसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसने बहुत ढेर सारे चेंजेस किए थे। अगर हम देखें मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था,
ठीक है, वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत किया गया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो उसमें जो प्रोविज़न है वो ज़्यादातर किस कमेटी के रिपोर्ट से लिए गए हैं, स्वर्ण सिंह कमेटी के रिपोर्ट से। अभी आगे डिस्कस भी करेंगे। तो यहाँ पर आपका ए बिल्कुल सही है, बताओ ए सही है और आर भी जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। फिर प्रश्न देखो एजर्शन रीजन पे, द 42nd अमेंडमेंट गेव प्राइमेसी टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स वेयर रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ध्यान दीजिएगा क्लास, 52वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की तुलना में नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्राथमिकता दी थी। ये बिल्कुल सही है। जब आप 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को देखेंगे, अमेंडमेंट को देखेंगे, तो वहाँ पर आप एक प्रोविज़न पाएंगे कि अगर फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी है तो ज़्यादा प्राथमिकता किसको दिया जाएगा, डीपीएसपी को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक कर्तव्यों के सामने। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मौलिक अधिकारों को संविधान से हटा दिया गया, नहीं, ऐसी बात नहीं। मौलिक अधिकार को हमारे संविधान से हटाया नहीं गया था, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपका ए सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। आगे बढ़े। With reference to the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, ध्यान दीजिएगा, consider the following statement। 42nd संविधान संशोधन में बोला गया है, it inserted आर्टिकल 51 लिस्टिंग द फंडामेंटल ड्यूटीज। अभी कल की क्लास में मैंने आपको बताया है, स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट पर हमने मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में जोड़ा था। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जब हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था उस समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। यहाँ पर मैं एक बार आपको रिवाइज करा देती हूँ क्लास। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है, इसे यूएसएसआर से लिया गया है जो कि अभी रशिया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें। दूसरा, ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं थी, ये याद रखिएगा। हमारा जो मौलिक संविधान था उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ शामिल नहीं था। ठीक है, थर्ड, इसको इंक्लूड करने की बात किस कमिटी ने की थी, स्वर्ण सिंह कमिटी ने की थी, ये भी याद रखिएगा। आप में से कल किसी स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात की थी, मौलिक कर्तव्यों की बात की थी, वो तो खाली 8 थे। ये भी याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करने की बात की थी वो 8 थे संख्या में, लेकिन हमारे संविधान में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया तो उनकी संख्या कितनी थी, 10 थी। और बाद में एक और 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है जिसके तहत एक और फंडामेंटल ड्यूटी को जोड़ा गया है और आज संख्या कितनी है, 11 है। ये याद रखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, मौलिक कर्तव्यों की बात की थी वो 8 संख्या में थे, 8 थे नंबर्स में। ठीक है, जब हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, मौलिक कर्तव्यों को अपने संविधान में जोड़ा तो उनकी संख्या 10 थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के एक्ट के तहत। और जब हमने एक और अमेंडमेंट किया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें एक और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा तो आज संख्या 11 है। ये याद रखिएगा क्लास। और ये भी याद रखिएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हमने कौन सा जोड़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़, हमने कहा था कि जो गार्जियन है, जो पेरेंट्स हैं, उनकी ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि वो अपने बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों की बात यहाँ पर की गई है, याद रखिएगा। अच्छा, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को किस पार्ट में जोड़ा गया है, तो आप क्या बताएंगे, 4th A में जोड़ा गया है। ठीक है, और अगर पूछा गया आर्टिकल तो 51A, ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A। ठीक है, तो यहाँ पर पहला तो आपका बिल्कुल सही हो गया, इतने पॉइंट्स मैंने आपको तुरंत रिवाइज करा दिए। दूसरा देखते हैं, इट एम्पावर्ड द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एक्ट विल। नहीं, अगर आप देखेंगे 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये 1976 के समय में आया है, इंदिरा गांधी के समय में आया है, जब इमरजेंसी वाला समय चल रहा है। तो यहाँ पर सेंटर को मजबूत करने की बात होगी, ठीक है, ना कि सेंटर को कमज़ोर करने की बात होगी। तो इट एम्पावर द प्रेसिडेंट टू डिसॉल्व द लोकसभा एट अ विल, नहीं, बिल्कुल गलत। आप इसी तरीके से सोच सकते हैं। इट एडेड अ न्यू पार्ट 14
ए रिलेटेड टू द ट्रिब्यूनल्स, ये आपका सही है, ये भी याद रखिएगा। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने ट्रिब्यूनल्स को भी जोड़ा है। तो यहाँ पर फर्स्ट और 3 जो है वो आपका सही है, दूसरा आपका गलत है। क्लास बताओ, मजा आ रही है क्लास में? रिवीजन हो रहा है अच्छे से? हो रहा होगा आशा करती हूँ। अगला देखिए, Which one of the following provision was not introduced by 42nd Constitutional Amendment Act? तो अब देख लो, जल्दी बताओ। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने जोड़ा, मैंने अभी बताया, हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को 4th A में अनुच्छेद आर्टिकल 51A में रखा, ठीक है, 4th A आर्टिकल 51A। जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की, अभी हमने देखा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया। राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये याद रखिएगा नहीं, ये प्रोविजन नहीं था। क्यों नहीं था क्लास? क्योंकि राइट टू एजुकेशन की बात तो हमने 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत की है ना, जिसमें हमने आर्टिकल 21A को जोड़ा है। किसमें? फंडामेंटल राइट में, मौलिक अधिकार में। ये याद रखिएगा, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया है। हाँ, इंक्रीज द लोकसभा टेन्योर फ्रॉम 5 to 6, ये सही है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत क्या किया गया था? जो लोकसभा का टेन्योर था उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल का कर दिया गया था। क्लियर है क्लास? चलो, समझ में आ रहा है? कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। Which word were added to the preamble by 42nd Constitutional Amendment? अब बोला गया है 42nd Constitutional Amendment Act के तहत कौन से शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए, प्रस्तावना में जोड़े गए, तो बताइए। तो यहाँ पर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी, बी आपका सही उत्तर है। ये याद रखिएगा, पहली बार प्रियम्बल में चेंजेस किया गया और प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटेग्रिटी शब्द को जोड़ा गया। अगला देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड टू विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो अभी हमने देखा, जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात कर रहे हैं तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को किस पार्ट में जोड़ा गया? पार्ट 4A में, और अगर अनुच्छेद पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा तो आर्टिकल 51A में। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन 1976? अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्वर्ण सिंह कमिटी ने जो रिकमेंड किया था नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज को, वो 8 थे, ठीक है, वो 8 थे। लेकिन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा। और फिर आगे चल के 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत हमने 10 में एक और जोड़ा और आज प्रेजेंट में 11 है। तो यहाँ पर उस समय कितना जोड़ा गया था? 10 जोड़ा गया था। याद रहेगा? बताओ क्लास, मजा आ रही है पढ़ने में? रिवीजन हो रहा है ना? मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं आपकी क्लास को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करूँ कि मेरे स्टूडेंट्स का मैक्सिमम रिवीजन हो पाए, ठीक है। और बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आप में से कोई स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मैम अर्थक्वेक, सुनामी, इन सबसे रिलेटेड प्रश्नों को करवाइए, तो आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो भी प्रश्न हम आने वाले सेशन में कर लेंगे। दूसरा, आप में से किसी स्टूडेंट ने बोला है कि मैम मैप वाले क्वेश्चंस को कराइए, ज्योग्राफी के, वो भी कवर किया जाएगा। चिंता मत करिए, बस आप मुझे टॉपिक्स बताते रहिए, मैं जैसे जैसे समय मिलेगा आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को प्रश्नों के माध्यम से कवर करवा दूंगी। तो यहाँ पर क्लियर हो गया, 11 आपका सही उत्तर, 10 आपका सही उत्तर है, क्योंकि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की गई है। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वेयर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कि ट्रांसफर कर दिया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में, तो आपको बताना है वो कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स थे। ठीक है, 42nd संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन से विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किए गए थे, ये बताइए क्लास, कौन कौन से थे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपको समय लेना है तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, मैं आपको उत्तर बताने जा रही हूँ। हम एजुकेशन की जब हम बात करते हैं, एजुकेशन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में ट्रांसफर किया गया, फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया गया,
वेट एंड मेजर को ट्रांसफर किया गया, ठीक है, एनिमल बर्ड्स को प्रोटेक्शन को शामिल किया गया और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की बात की गई। तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिन्हें हमने राज्य सूची से संवर्ती सूची में ट्रांसफर किया था थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्री, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो यहाँ पर किसको हमने संविधान संशोधन 42nd के तहत जोड़ा था? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज, ये सारे जो प्रोविज़न हैं, अगर आप यहाँ देखेंगे, ये जितने भी आर्टिकल हैं, आर्टिकल 39A, 48A और 43A, इन सभी को हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, DPSP में संविधान संशोधन 42nd के तहत जोड़ा गया था। हम 39A की बात करेंगे तो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड की बात यहाँ पर की गई है। फ्री लीगल एड 39A, ठीक है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात अगर हम करेंगे तो 48A में की गई है। वर्कर पार्टिसिपेशन इन इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो 43A में। क्लियर है क्लास? समझ में आ रहा है? चलो आएगा, बिल्कुल परेशान मत होना। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया। यहाँ पर मैं आपको एक बार रिवाइज करा दूं, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, जब हम 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले हम देख ले प्रीएम्बल की बात कर ले, प्रस्तावना की बात कर ले। तो प्रीएम्बल में हमने कौन कौन से शब्दों को जोड़ा? सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, याद रहेगा, बोलते चलो यस मैम। फिर हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा, कितनी थी संख्या में? 10 थी, ठीक है, क्लियर है। फिर मैंने आपको बताया कि 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको कि हमने स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया, ठीक है। DPSP की बात करेंगे तो हमने 39A, 48A और 43A को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में DPSP में जोड़ा। बताओ क्लियर है? ठीक है। हमने लोकसभा का जो टेन्योर था उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 ईयर का कर दिया, 6 साल का कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का गठन हुआ। चलो याद रहेगा ये सारे पॉइंट जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, याद रखिएगा क्लास, क्योंकि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, इसलिए रिवाइज करा रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, और भी पॉइंट्स आते जाएंगे, आपको बताती जाऊंगी। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखते हैं अब। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो था वो किस वर्ष पारित हुआ था? आपको पता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है, जिसको कि हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये तो 1976 में आया था। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो 1978 में आया है। सी आपका सही उत्तर है। बताओ कोई दिक्कत? कोई दिक्कत क्लास? नहीं। आगे देखो, The 44th Amendment Act was enacted mainly to undo the effect of which previous amendment? बोला गया है 44th जो संविधान संशोधन आया था, मुख्यतः वो किस पिछले संशोधन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया था। तो अभी हमने देखा 1976 में जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया है उसको ख़त्म करने की बात यहाँ पर की गई थी। बहुत से ऐसे प्रोविजंस थे जो कि यहाँ पर लाए गए थे। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमने क्या किया था, जो टेन्योर था लोकसभा का उसको बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था 5 से, लेकिन उसी को क्या करेंगे 44th में ख़त्म कर देंगे, लोकसभा के टेन्योर को फिर 5 साल कर दिया जाएगा। 44वें संशोधन के अनुसार आपातकाल के दौरान किस मूल अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है? अब बताइए,
याद करिए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको क्या देना है, अगर आपको महत्व देना है लोकसभा कह रही हूँ, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, एक तरफ आपका फंडामेंटल राइट है, दूसरी तरफ आपका डीपीएसपी है, तो किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत मैं पूछ रही हूँ, तो वहाँ पर डीपीएसपी को ज़्यादा वरीयता प्रिविलेज देने की बात कही गई थी फंडामेंटल राइट्स के कंपैरिजन में, याद रखिएगा। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, इन्होंने क्या कह दिया कि ठीक है इमरजेंसी लग रही है, लेकिन इमरजेंसी लगने पर भी कुछ ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जो कि आपके ख़त्म नहीं हो सकते हैं। उसमें आप याद रखेंगे राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की बात की गई थी, तो यहाँ पर सी आपका सही है। राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है। आर्टिकल 20 एंड 21 को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता है, भले ही इमरजेंसी क्यों ना हो। आपके जीने का अधिकार कोई आपसे नहीं छीन सकता है। ऐसे थोड़ी कोई कह सकता है कि इमरजेंसी है, आपातकाल है तो चलो मरो, नहीं, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। राइट टू प्रॉपर्टी आफ्टर द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज कंसिडर्ड एज, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत अगर हम देखेंगे तो जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकारों की लिस्ट से हटा दिया गया था और उसको किस अधिकार में रख दिया गया था? संवैधानिक अधिकार में रख दिया गया था, ये याद रखिएगा। बी आपका सही उत्तर है। ये परीक्षा में कई सॉरी क्लास, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर इसको लीगल अगर हम देखें तो लीगल उसमें रख दिया गया था। 300 है ना आपका, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में मेंशन दिया गया है, लेकिन अगर प्रश्न इस तरीके से रहेगा तो आप लीगल राइट में उसको लगाइएगा। अब देखिए, विच आर्टिकल वॉज इंट्रोड्यूस टू मेक द राइट टू प्रॉपर्टी अ लीगल राइट, तो वही चीज़ मैंने आपको बताया कि जब हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो फंडामेंटल राइट से, जो कि आर्टिकल 30 में था, इसको डिलीट मारकर कहाँ रख दिया गया? 300A में रख दिया गया और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। तो राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, एक मौलिक अधिकार नहीं था, ये याद रखिएगा। किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। अगला देखते हैं। द 44th अमेंडमेंट संशोधन ने लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो कार्यकाल था, जो टेन्योर था, उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। 42nd में उसको 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। अब 44th में क्या किया गया? इसी को 6 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया, चाहे हम लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो सी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 किससे रिलेटेड है? 52nd वा संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1985 वो किससे संबंधित है बताइए? पंचायती राज से नहीं, आपको पता है यहाँ पर हम 73rd की बात करते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज से नहीं, यहाँ पर हम 42nd की बात करते हैं। रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं। जो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 जो है वो आपका रिलेटेड है एंटी डिफेक्शन लॉ से, दल बदल विरोधी कानून से। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अब देख लो यही प्रश्न, 52nd में संशोधन ने संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी? यहाँ पर बोला गया है कौन सा शेड्यूल जोड़ा गया है 52nd संविधान संशोधन द्वारा, तो बोलो 9, 10, 11, 12। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? 10th शेड्यूल में हम एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करते हैं, 10 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, द एंटी डिफेक्शन लॉ अप्लाइज टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एंटी डिफेक्शन लॉ की हम बात कर रहे हैं, दल बदल विरोधी कानून की बात कर रहे हैं। तो दल विरोधी कानून कहाँ कहाँ लगता है? केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में, या फिर स्टेट असेंबलीज में ही खाली? तो आप क्या बताएंगे? जब हम बात करते हैं दल बदल कानून की तो ये आपका संसद और राज्य विधानमंडल दोनों में अप्लाई हो सकता है। सी आपका सही उत्तर है। अगला देखो, 10वीं अनुसूची के अंतर्गत आयोगता पर निर्णय लेने का अधिकार कौन सा है? दल बदल कानून के माध्यम से अगर किसी को आयोग घोषित करना है तो कौन आयोग घोषित करेगा? याद रखिए, कौन डिस्क्वालीफाई करेगा किसी मेंबर को अंडर द 10th शेड्यूल?
प्रेसिडेंट, स्पीकर और चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर या फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अध्यक्ष व सभापति के पास ये पावर होती है, वो किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून की बेसिस पर। अगला देखो, दल बदल विरोधी कानून के तहत सदस्य कब आयोग घोषित किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, दल बदल विरोधी कानून है, वो क्या है। तो ऐसे बोला जाता है आया राम गया राम। तो एक मिनिस्टर थे, वो कभी किसी पार्टी में रहते थे, कभी किसी पार्टी में रहते थे, आए राम गए राम, आया राम गया राम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। किसी अन्य पार्टी में शामिल होना, हाँ आप किसी एक पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तब तक आप जीत गए, फिर दूसरी पार्टी में शामिल हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पार्टी निर्देश के विरुद्ध मतदान करना, ये भी गलत है। जो पार्टी ने जो भी व्हिप जारी की है, ये जो भी पार्टी की सहमति है किसी चीज़ को लेकर, अगर आप बार बार उसके अगेंस्ट वोट करेंगे तो भी एंटी डिफेक्शन लॉ लगाया जा सकता है। स्वेच्छा से पार्टी की सदस्यता छोड़ देना, वॉलंटरी गिव अप द पार्टी मेंबरशिप। तो ये तीनों फैक्टर हो सकते हैं डिस्क्वालीफाई करने के लिए अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ। डी आपका सही उत्तर है। क्लास बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा होगा। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से रिलेटेड क्या दिया गया है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 ने मतदान की आयु को किससे घटाया। तो बताइए, जब हम बात करते हैं 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इससे जो वोटिंग एज थी उसको 21 से कितना कर दिया गया, 18 कर दिया गया। तो आपका सही उत्तर क्या है, आपका सही उत्तर है बी। अब आगे देखो, 61वें संशोधन ने संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन किया था। तो बताइए, जो वोटिंग एज थी उसको घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दिया गया था, तो किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया। ठीक है, बताइएगा 61 संविधान संशोधन द्वारा। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 326 में, याद रखिएगा आर्टिकल 326 में, इसमें क्या बोला गया है। आर्टिकल 326 में जो भी इलेक्शन आपके लोकसभा में होंगे, हाउस ऑफ पीपल जिसे हम कहते हैं, मतलब लोकसभा की बात हम कर रहे हैं, या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में होंगे, एसएलए में होंगे, ठीक है, वो आपका एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर कोई भी बच्चा मतलब कोई भी इंसान 18 वर्ष के ऊपर है तो उसके पास वोटिंग राइट उसको मिल जाएगी। ये याद रखिएगा, लोकसभा की बात की गई है और हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की बात की है। यहाँ पर जो वोटिंग होगी वो यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज के बेसिस पे होगी। एवरी सिटीजन जो कि 18 या 18 साल से बड़ा है उसको हम डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे, ये याद रखिएगा। इसके बारे में आर्टिकल 326 में कहा गया है। और यही वोटिंग एज जो थी वो पहले 21 साल थी, जिसको कि कम करके 18 साल कर दिया गया। किस संविधान संशोधन द्वारा, 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। द वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फॉर इलेक्शन 2। ठीक है, जो वोटिंग एज थी 21 से 18 कर दी गई थी, किसके इलेक्शन के लिए, केवल राज्यसभा में, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में, स्थानीय निकाय में, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में। तो ये याद रखिएगा आर्टिकल 326 में जो हमने यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात की है उसमें हमने वोटिंग एज को 21 से 18 वर्ष कर दिया था। ठीक है, थ्रू 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और यहाँ पर एडल्ट सफरेज के बेसिस पे जो वोटिंग कराई जा रही है वो हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में कराई जा रही है। बी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़े। इन विच ईयर वॉज द 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वॉज पास। तो ये तो आपको पता है 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो 1988 में पास हुआ था। ठीक है क्लास, चलो आगे बढ़े। विच कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कंडक्ट इलेक्शन वेयर द न्यू वोटिंग एज अप्लाइज। तो बताइए यहाँ पर जिस चुनाव में नई मतदान आयु लागू होती है, चुनाव किस संवैधानिक संस्था द्वारा कराया जाता है। तो यहाँ पर तो इलेक्शन कमीशन द्वारा, भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा ही इलेक्शन करवाया जाता है। 65th देखते हैं। 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 इज रिलेटेड टू।
तो बताइए 65वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 किससे संबंधित है? पदोन्नति आरक्षण में? नहीं। ठीक है, पंचायती राज से? नहीं। लैंग्वेज पॉलिसी से? नहीं। यहाँ पर हमने 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया था। और आपको पता होना चाहिए जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है और शेड्यूल्ड ट्राइब है वो पहले एक ही कमीशन था, बाद में अभी आगे चल के इसको अलग अलग किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट को अलग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1990 के तहत हमने आर्टिकल अनुच्छेद 338 के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया था। पहले दोनों एक ही में था, ये याद रखिएगा, आर्टिकल 338। चलिए यहां पर देख लीजिए क्लास, जब हम बात करते हैं आर्टिकल 338 का 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट का, तो जब हमने इसे 338 में शामिल कर दिया तो इसका मतलब मौलिक दर्जा हमने दे दिया। समझ में आ रहा है, इस कमीशन को हमने मौलिक दर्जा दे दिया, मतलब संवैधानिक दर्जा दे दिया, मौलिक दर्जा नहीं, संवैधानिक दर्जा दे दिया, क्योंकि हमने इसे आर्टिकल 338 में अनुच्छेद में जोड़ दिया, संवैधानिक दर्जा प्रोवाइड कर दिया गया। लेकिन अगर हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो सबसे पहले स्पेशल ऑफिसर्स हुआ करते थे। स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब की देखरेख के लिए। लेकिन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में, जो कि मैंने आपको बताया, जो 65वां संविधान संशोधन था, उसके तहत हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया। ठीक है, ये जो 1 मेंबर बॉडी हुआ करती थी यहाँ पर, जहाँ पर आपके स्पेशल ऑफिसर्स हुआ करते थे, 1 मेंबर बॉडी, इसको रिप्लेस किया 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत और एक कमीशन का गठन किया आर्टिकल 338 में। और ये जो नेशनल कमीशन थी वो डील कर रही थी शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के साथ। ठीक है, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 338 को जोड़ा गया था, जो कि मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे 89th अमेंडमेंट हुआ 2003 में, जिसमें कि हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब को अलग कर दिया। अब क्या हुआ 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, जो 338 था इसमें हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट की बात करते थे और 338A में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात करते थे। ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। तो 65, 89 अभी और भी बताऊंगी, अभी आपका और आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये दोनों। चलो बताओ, विच आर्टिकल वॉज अमेंडेड बाय द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 65th में संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में संशोधन किया था? अब आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब का गठन किया था आर्टिकल 338 के तहत। आगे बढ़े। आफ्टर 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द कमीशन फॉर SC and ST वॉज गिवन स्टेटस ऑफ। बताइए, अभी जैसे ही मैंने आपको बताया कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था एंड शेड्यूल्ड ट्राइब था, उसको हमने अपने संविधान में अनुच्छेद 338 में जब जोड़ा, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमने इसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया। तो याद रखिएगा, ये इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दी, क्योंकि अब इसके बारे में हम आर्टिकल 338 में डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। अमेंडमेंट कौन सा है, अनुच्छेद कौन सा है? 65th अमेंडमेंट है। अब देखो 89 आ गया, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है। बाद में 89वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग में क्या प्रमुख बदलाव किए गए थे? तो बताइए, इस आयोग को समाप्त कर दिया गया था? नहीं। इसको मर्ज कर दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से? नहीं। इसको बाइफरकेट कर दिया गया था SC और ST कमीशन से? हाँ। तो ये याद रखिएगा। अगर हम कहें कि 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने आर्टिकल 338 को जोड़ा, जो कि आपका था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसी को हमने बाद में 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत NC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब को बाइफरकेट कर दिया। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट था
और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब था। ये आर्टिकल आपका 338 था और ये आर्टिकल आपका 338A था। क्लियर क्लास? बताओ, समझ में आ रहा है? बहुत तेजी से तो मैम नहीं बोल रही है, क्लियर हो रहा होगा। कहीं पे भी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट SC एंड ST? तो बताइए हम किस शेड्यूल में बात करते हैं? तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 5th शेड्यूल में बात करते हैं और 6th शेड्यूल में भी बात होती है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया था जब आप 6th शेड्यूल की बात करेंगे तो वहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, एक बार मैं आपको और बता दे रही हूँ। 6th शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट्स हैं ये आपको याद रखना है। नो मनी इन ATM, नो मनी इन ATM। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, मणिपुर नहीं होगा, लेकिन मेघालय, मिजोरम होगा, त्रिपुरा होगा और असम होगा। ठीक है, चल। अच्छा ये वाला, हाँ ये क्वेश्चन अभी नहीं हुआ है ना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। द 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 इज रिलेटेड टू, ठीक है, 69वां जो संविधान संशोधन अधिनियम है 1991 का, वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से नहीं। आपको पता है पंचायती राज से रिलेटेड नहीं है वो ना, पंचायती राज से रिलेटेड तो 73rd है। एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं, 52nd है। स्पेशल स्टेटस टू दिल्ली, ये है आपका। ठीक है, 69 संविधान संशोधन जो है वो दिल्ली से रिलेटेड है। सी सही उत्तर है। 69 संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को क्या आधिकारिक नाम दिया गया? तो बताइए, दिल्ली को हम 69 संविधान संशोधन द्वारा किस नाम से जानते हैं? नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो ये तो आपको पता है कि हम इसे जानते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के नाम से। ये 69 संविधान संशोधन के तहत इसको दिया गया नाम है। चलो आगे बढ़े अगले प्रश्न में। Which article was inserted by 69 संविधान संशोधन? 69वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? आर्टिकल 239A, 239AA, 240 या फिर 243? तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं 69 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो यहाँ पर आपका जोड़ा गया था 2339AA। बीच बीच में मेरी पेन गायब हो जाती है, पता नहीं। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा जोड़ा गया था? 239AA, याद रहेगा? बताइए, 239AA याद रखिएगा। 69 संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया। इसमें क्या क्या बोला गया था, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 239AA में दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली सौंपी गई, ठीक है, जिसके के तहत वो लॉ बना सकती है उन सारे मैटर्स पे जो कि स्टेट लिस्ट में हैं और कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। ठीक है, यहाँ पर दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली दी गई। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पास पावर थी कि वो उन सारे सब्जेक्ट्स पे लॉ बना सकती है जो कि स्टेट लिस्ट में है और कॉन्करेंट लिस्ट में है, एक्सेप्ट याद रखिएगा पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड। इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। ठीक है, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर की पोजीशन को गठित किया गया। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे जो कि एड एंड एडवाइस देंगे किसको? लेफ्टिनेंट गवर्नर को। ये भी याद रखिएगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो किसके रिप्रेजेंटेटिव की तरह एक्ट करता है? प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तरह। ये याद रहेगा आपको। चलिए अब आगे प्रश्न देखते हैं, यही चीज अभी आपका रिवाइज हो जाएगा। 69th अमेंडमेंट क्रिएटेड अ लेजिस्लेटिव असेंबली इन दिल्ली। ठीक है, विद हाउ मेनी मेंबर्स? बताइए, 60, 62, 70 या फिर 72? तो मैंने आपको बताया 69 संविधान संशोधन द्वारा हमने दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली का गठन किया। लेजिस्लेटिव असेंबलीज जो है दिल्ली की, वो लॉ बना सकती है स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में, एक्सेप्ट मैंने पुलिस ऑर्डर और आपको जो बताया लैंड, उससे रिलेटेड। अभी एक प्रश्न भी है, तो यहाँ पर कितने मेंबर्स की बात की गई थी? 70 मेंबर्स की, ये याद रखिएगा। अब देखिए वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया है प्रश्न के माध्यम से। देखो, प्रश्न के माध्यम से हम मैक्सिमम चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। बताइएगा क्लास में मतलब कुछ बेनिफिट हो रहा है?
अब तो मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, मेरे दिमाग में आया कि मैं स्लाइड में स्टार्टिंग में ही लगा दूं कि आज की क्लास में हम लोग क्या इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट्स को आइडिया मिल जाए ना। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ क्लास नहीं देखने का मन करता है, ऐसा लगता है कि मैम ये टॉपिक तो हमको रटा हुआ है, फिर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, तो आप स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एक बार स्पीड बढ़ा के इंटू 2 करके देख लो। अगर कोई सब्जेक्ट आता भी है, आपको लगता है ये सारे क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं, तब भी एक बार उसको सुन लो क्लास, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे स्टूडेंट से मिली हूँ जिनके की छोटी छोटी मिस्टेक पेपर में हो जाती है और वो एक एक नंबर से प्रीलिम्स में उनका सिलेक्शन रुक जाता है, तो बहुत तकलीफ़ होती है। बच्चों को तो बहुत तकलीफ़ होती है भाई, जो मेहनत कर रहा है पूरा रात दिन, अगर उसका सिलेक्शन प्रीलिम्स में पॉइंट नंबर से या फिर एक नंबर से नहीं होगा तो सोचिए कितना दुख होगा उसको, ठीक है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, आप जब उन स्टूडेंट्स का पेपर देखिए या उनसे आप बात करिए तो वो यही कहेंगे कि मैम आते हुए 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, अगर आते हुए वो 2-3 क्वेश्चन नहीं गलत हुए होते तो आज सिलेक्टेड होते। तो ऐसे आपको बहुत से स्टूडेंट मिलेंगे जिनके साथ ये दिक्कत होती है, आते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं हमेशा कहूँगी कि अगर आपने पास्ट में ये गलती की है तो अपनी गलती को सुधारिए, अभी सुधारिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आपका एकदम जो माइंड है वो पेपर में बैठने के लिए तैयार रहे। ऐसे आप लोग सोचते हैं 20 क्वेश्चन लगा लेंगे, अगले दिन 10 क्वेश्चन लगा लेंगे, 30 क्वेश्चन लगा लेंगे, तो उससे क्या होता है, उतनी देर बैठने की क्षमता आपके पास नहीं होती है। आपके पास जब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो 60-70 क्वेश्चन तक तो माइंड वहाँ पर रहता है पेपर में, उसके बाद माइंड इधर उधर भागने लगता है और फिर आपकी जो छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं वो शुरू हो जाती हैं। इसीलिए ज़्यादा समय तक बैठने की भी आदत डालिए। समझ में आ रहा है? अगर आप मॉक टेस्ट लगाने बैठे हैं तो 1 घंटे का टाइम सेट करिए और सोचिए 1 घंटे मॉक टेस्ट लगा के उठूंगा। ये नहीं कि रुको 10 क्वेश्चन अभी लगा देते हैं, फिर पानी पी के आते हैं, फिर टॉफ़ी खा के आते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के आते हैं, गर्मी बहुत है, पंखा चला के आते हैं, उसी में 10-10 करके ना, फिर आपका वो नहीं बनेगा, क्लास बैठने की क्षमता नहीं रहेगी और एग्जामिनेशन हॉल में भी 5-5 मिनट बाद आप ब्लैंक होने लगोगे। आपको लगेगा अरे यार पानी पी लेते, अभी नहीं समझ में, 2 मिनट सो लेते हैं, ऐसी फीलिंग आएगी। यहाँ पर देखो आर्टिकल 339 AA की हमने बात की है, मैंने आपको बता दिया है संविधान संशोधन के बारे में। यहाँ पर कौन सा क्या था सब्जेक्ट, आउटसाइड द परव्यू ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये तो मैंने आपको बताया था, लैंड, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये तीनों ही आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके परव्यू के बाहर होगा। चल 70th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात आ गई, 70वें, तो बताइए 70वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में किन केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया था। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम राष्ट्रपति के इलेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, हम जब बात करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव की, तो मैंने आपको हमेशा बताया है कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खाली इलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं। कौन से इलेक्टेड कैंडिडेट्स ऑफ, ठीक है, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये चीज़ याद रखिएगा, नॉमिनेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज, तो दिल्ली और पुडुचेरी के भी मेंबर शामिल होते हैं इलेक्टेड, और किसी यूटीज को शामिल नहीं किया गया है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। क्लास क्लियर है ना? जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कहाँ के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट हाउस के, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ठीक है। और हम देखें यूनियन टेरिटरीज, तो खाली 2 यूनियन टेरिटरीज के, एक आपका है दिल्ली और दूसरा है दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी लैंग्वेज वेयर एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय द 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कल ही की क्लास में मैंने आपको कराया है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा क्लास, जब भी हम 8th शेड्यूल की बात करते हैं, यहाँ पर हम कुछ अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, जैसे 21st, फिर 71st, फिर 92nd और लास्ट में 96। ये कुछ संविधान संशोधन किया गया है। 21st से हमने सिंधी लैंग्वेज को जोड़ा था, ठीक है, क्लियर है।
जब हम बात करते हैं 71st की, तो यहाँ पर को मानी याद रखना है आपको। तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। 92nd की बात करेंगे तो MBDS, मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली। और 96 से क्या हुआ था, जो उड़िया शब्द था उसको उड़िया कर दिया गया था, बस। तो 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने कौन कौन सी भाषाओं को जोड़ा था, जल्दी बता दो। हमने 3 भाषाओं को जोड़ा था जो कि कोमानी थी, कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। क्लियर क्लास? बताओ, रिवीजन हो रहा है? हो रहा होगा, लेकिन क्लास गर्मी बहुत स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग क्या करिए, पानी पीते रहिए, फल खाइए, खीरा खाइए, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वेयर एडेड बाय 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अभी हमने देखा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ए आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ गया, जिसके बारे में आप सभी स्टूडेंट्स को पता है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को जोड़ा, और किस पार्ट में जोड़ा? पार्ट 9 में, ठीक है, वेरी गुड। चलो अगला प्रश्न देखें। 73rd अमेंडमेंट की बात की गई है, संविधान संशोधन की बात की गई है। वो डील करता विच लेवल ऑफ गवर्नमेंट, किस स्तर की सरकार से संबंधित है। तो यहाँ पर हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं रूरल में, ठीक है, ये याद रखिएगा। 73rd में हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, किसमें? रूरल में, ठीक है। और जब हम 74th की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात करेंगे, लेकिन ये अर्बन के लिए है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? हाँ, क्लियर हो गया होगा। चलो, तो सी आपका सही उत्तर है। आगे देखिए। How many subjects were listed under the 11th schedule by this amendment? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को संवैधानिक दर्जा दिया, अपने संविधान में पार्ट 9 में जोड़ा, ठीक है। और अगर हम देखें शेड्यूल, तो 11th शेड्यूल में जोड़ा, और 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स थे? 29 सब्जेक्ट्स थे। एक मैम ने छोड़ दिया, 29 सब्जेक्ट्स थे, याद रखिएगा। सी आपका सही उत्तर है। 74th संविधान संशोधन, जल्दी से बताओ क्लास, किससे रिलेटेड है? म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। कौन सा पार्ट ऐड किया गया? पार्ट 9A ऐड किया गया। क्लियर है? चल आगे बढ़े। 74th अमेंडमेंट डील विथ विच टाइप ऑफ लोकल बॉडीज, ठीक है, बताइए। 74वां संशोधन किस प्रकार की स्थानीय संस्थाओं से संबंधित है? रूरल लोकल बॉडीज नहीं, अभी हमने देखा ना, ये तो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो गया, जिला परिषद भी वहाँ हो गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करेंगे तो ये आपका 9th B में है, ठीक है, 9th B में है, जिसको कि हम 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ते हैं। सहकारी समितियों की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जब हम बात करते हैं अर्बन की, तो आपका होगा अर्बन लोकल बॉडीज। सी आपका सही उत्तर है। चलो आगे बढ़े। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर लिस्टेड इन द 12th शेड्यूल एडेड बाय 74th संविधान संशोधन? तो यहाँ पर 74th संविधान संशोधन के द्वारा अगर हम देखेंगे तो 18 लिस्ट जो है वो आपके 12th शेड्यूल में है, ठीक है, और 29 लिस्ट जो है वो 11th शेड्यूल में है। पता है ना, ये रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर आपका म्युनिसिपैलिटी हो गया। कितने सब्जेक्ट्स हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। आगे बढ़े।
83rd संविधान संशोधन द्वारा किस राज्य को पंचायतों में अनुसूचित जाति आरक्षण से छूट मिल गई कि आपको अनुसूचित जाति आरक्षण करने की जरूरत ही नहीं है, छूट दे दी गई? किस राज्य को? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को। 83वां संविधान संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायतों में अनुसूचित जाति आरक्षण से छूट दे दी गई। 86 संविधान संशोधन अमेंडमेंट की बात की गई है। हम सारे अमेंडमेंट देख लेंगे, अभी जो रिसेंट के करंट अफेयर है वो भी देख लेंगे, तो बिल्कुल परेशान मत होइएगा। यहाँ पर बताइए 80वें संविधान संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया? हमने बताया था 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 21A को जोड़ा गया, जिसमें कि कंपल्सरी फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर्स, आर्टिकल 21A। तो यहाँ पर उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। Which article was added by 86 Constitutional Amendment Act? तो अभी मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 21A। क्लियर? 89th आ गया। अभी हमने देखा था जब मैंने 65th बताया था कि 65th के तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का गठन हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था यही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब आपके बाइफरकेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा? 89 संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आपका उत्तर क्या होगा? आर्टिकल 338 में अमेंडमेंट किया गया 89, जिसमें कि हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को बाइफरकेट कर दिया। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट आर्टिकल 338, ठीक है, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब आर्टिकल 338A। क्लियर? क्लियर बताओ क्लास। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर हो गया। 91st संविधान संशोधन की बात की गई है। 91वें संविधान संशोधन ने मंत्रिपरिषद के आकार को कितने प्रतिशत तक सीमित करने की बात कही? क्या बोला गया? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं उनकी संख्या जो है वो सीमित कर दी गई, ठीक है। कितने परसेंट से? तो 15% ऑफ द लेजिस्लेचर स्ट्रेंथ, ये याद रखिएगा, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। किस अमेंडमेंट के तहत किया गया था? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। 92nd आ गया, अभी थोड़ी देर पहले देखा है। 92nd के तहत हमने 8th शेड्यूल में किन किन को जोड़ा? मैंने आपको बताया कोड MBDS, मैथिली। बोलो क्लास मेरे साथ, बार बार रिवाइज करो ताकि चीजें दिमाग में एकदम बैठ जाए। बोडो, डोगरी एंड संथाली। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 97th अमेंडमेंट डील विद विच सेक्टर? अभी मैंने आपको बताया कि पार्ट 9th की जब हम बात करते हैं तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है। दिख रहा है ना आपको? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती है। पार्ट 9A की बात हम करते हैं तो यहाँ पर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात होती है। पार्ट 9B जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है और उसे 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जोड़ा गया, सहकारी समिति, ठीक है। बी सही उत्तर है। चलो आगे बढ़ते हैं। Which part was added by 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो यहाँ पर पार्ट 9B। अच्छा, यहाँ पर देख लो अनुच्छेद। अगर आर्टिकल आपसे पूछ लिया, ठीक है, तो 243ZH to 243ZT, ठीक है, ZH to ZT, ये याद रखिएगा। 243ZH to 243Z को एज इट इज लिखना है, यहाँ पर T। 100वां संविधान संशोधन आ गया। देखो सारे संविधान संशोधन जो कि आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है मैंने करवाए आज की क्लास में।
मुझे बताइएगा क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को, और मुझे कमेंट बॉक्स में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो वो भी आप बता सकती हैं क्लास, ठीक है। जैसे आप में से कल किसी स्टूडेंट को दिक्कत हुई थी कि मैम स्वर्ण सिंह कमेटी वाला, तो वो हमने उसको बता दिया कि स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था कितने 8 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, ठीक है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा था और एक को और जोड़ा गया 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। कहीं पर भी कोई दिक्कत हो, आप में से किसी ने लिखा था कि मैम स्वर्ण सिंह कमेटी को एक बार और रिपीट कर दीजिए, तो अब तो रिपीट हो गया ना। कहीं पर भी दिक्कत हो रही होगी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्लास, और मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में आपके लिए ये सब क्लास यूज़फुल है कि नहीं। आप देखिए, जैसे हमने कमीशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, हमने कमिटीज से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड प्रश्नों को देखा, ऐसे ही आगे हम और प्रश्नों को देखते रहेंगे। और अब मैं टॉपिक का नाम भी आपको बता दूंगी ताकि आप वेल प्रिपेयर्ड होके आएँ। जितना आप अपने दोस्तों को चाहते हैं कि मतलब अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा लेक्चर को, उनकी भी मदद हो पाए, ठीक है। चल वापस क्वेश्चन पे आते हैं। दी 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, बताइए 100वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट से नहीं, ठीक है। गुड एंड सर्विस टैक्सेस से नहीं, इंडो नेपाल बॉर्डर से नहीं, ये इंडो बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड है। 100वें की बात की गई है, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर एक और प्रश्न देखिए तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्या दिया गया है? 100वें संशोधन के तहत भारत और बांग्लादेश के बीच कितने एन्क्लेव का आदान प्रदान हुआ? तो बताइए कितने का? 200 का, 111 इंडियन 51 बांग्लादेशी, या 51 इंडियन 111 बांग्लादेशी, या फिर 100 ईच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब हम इनक्लेव्स की बात कर रहे हैं तो 111 और 51 बांग्लादेशी था, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला देखिए, जीएसटी की बात की गई है, गुड एंड सर्विस टैक्स इंट्रोड्यूस विच अमेंडमेंट, वॉज इंट्रोड्यूस थ्रू विच अमेंडमेंट? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो 101 है। कितना अच्छा नंबर है, 101। अगला देखिए, जीएसटी काउंसिल इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच आर्टिकल, ठीक है। हम देखें जीएसटी परिषद किस अनुच्छेद के तहत गठित की गई है? तो बताइए 246, 279A, 265 या 368। तो यहाँ पर याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल का गठन होता है अनुच्छेद 279A के तहत, और जीएसटी का गठन, जीएसटी को जोड़ा गया संविधान में 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत, ठीक है। 102 संविधान संशोधन, 102वां संविधान संशोधन ने किस संस्था को संवैधानिक दर्जा दिया? नीति आयोग को? नहीं, ठीक है। एससी कमीशन को? नहीं। एनसीपीसीआर को? नहीं। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात यहाँ पे की गई 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। तो ध्यान दीजिएगा, अभी हमने 65 की जब बात की थी तो यहाँ पर हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का गठन किया था। जब इसमें हमने अमेंडमेंट किया था 89, तो इसमें हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब को अलग कर दिया था, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में, आर्टिकल 338 और 338A में, ठीक है। अब हम बात करें 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, तो इसके तहत आर्टिकल 338B को जोड़ा गया, जिसमें कि हम क्या बात करते हैं, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की, ठीक है, 338B में। चल आगे बढ़े, देखो वही सेम चीज, 102वें संशोधन द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? तो 338B, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। 103 अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस, 103वें संशोधन द्वारा क्या प्रावधान किया गया? जीएसटी का, एससी एसटी रिजर्वेशन का, 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड वीकर सेक्शन के लिए, या फिर लैंड रिफॉर्म के लिए। तो आपको पता होना चाहिए 103 जो है वो आपका रिलेटेड है 10% रिजर्वेशन के लिए। किसके लिए? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए 10% रिजर्वेशन की बात की गई थी 103वें संविधान संशोधन द्वारा। चलो ये भी हो गया। अब ध्यान दो,
103वां जो संविधान संशोधन था जिसमें कि हमने रिजर्वेशन की बात की, ठीक है, 10% रिजर्वेशन की बात की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, तो इसकी वजह से कौन कौन से आर्टिकल में चेंजेस देखे गए। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन केस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट आर्टिकल 16, ठीक है। तो इन सब 15 और 16 में अगर आप देखेंगे तो चेंजेस हुए हैं, ठीक है। अगला देखें 104 अमेंडमेंट की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात यहाँ पर की गई है। एंडेड द रिजर्वेशन फॉर विच कम्युनिटी इन लोकसभा। तो 104वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में किस समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, जो एंग्लो इंडियंस के लिए रिजर्वेशन हुआ करता था ना, उसको 104वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया। सी जो है वो सही उत्तर है। अगला देखें, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST, ठीक है, फॉर लोकसभा वॉज एक्सटेंडेड टिल, यहाँ पर मैंने बताया 104 के तहत क्या किया गया है, जो एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन था उसको तो समाप्त कर दिया गया, लेकिन जो SC ST के लिए रिजर्वेशन था उसको एक्सटेंड कर दिया गया। कब तक के लिए? 2025 तक, 2030 तक, 2026 या 2029 तक। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक। बताओ क्लास, समझ में आ रहा है? 105 को देखते हैं, 105वें संविधान संशोधन को। 105वें संविधान संशोधन ने राज्यों को किस अधिकार को पुनः प्रदान किया? बताइए। कंडक्ट पंचायत इलेक्शन, आइडेंटिफाई सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, इनैक्ट GST लॉ, अपॉइंट गवर्नर। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं 105वें की, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करने का, ये बी जो है, आइडेंटिफाई सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने की बात की गई 105वें संविधान संशोधन में। क्लियर है क्लास? आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, 105 दिख रहा है ना क्वेश्चन आपको। 105वां जो अमेंडमेंट था, संविधान संशोधन था, किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जवाब में लाया गया था? बताइए। केशवानंद भारती, ठीक है, इंदिरा स्वामी, मराठा रिजर्वेशन या मंडल कमीशन। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये जो 105वां संविधान संशोधन था, ये मराठा रिजर्वेशन आरक्षण के केस से रिलेटेड था, ठीक है, जजमेंट से रिलेटेड था सुप्रीम कोर्ट के। अब 106 की बात कर लेते हैं। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 में लाया गया, जिसका की पर्पस क्या है? टू रिजर्व 1/3 सीट। 1/3 सीट जो है वो आपके लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली में जो है वो आपकी रिजर्व रहेगी। किसके लिए? विमेंस के लिए। ये याद रखिएगा, विमेंस के लिए। इसी वजह से 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 को हम विमेन रिजर्वेशन बिल के नाम से भी जानते हैं, जिसमें कि 1/3 सीट्स को रिजर्व करने की बात कही गई है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में। ये याद रखिएगा क्लास, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, परीक्षा में हो सकता है प्रश्न यहाँ से बन जाए। देखिए यहाँ पर ये है ना, प्रश्न देखिएगा क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023? तो रिजर्वेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन पार्लियामेंट नहीं, रिजर्वेशन ऑफ विमेन इन जुडिशरी नहीं, रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं, रिजर्वेशन ऑफ फॉर विमेन्स इन लेजिस्लेटिव बॉडीज, ठीक है, लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन को बोला गया है। 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व रहेगी महिलाओं, मैं दिख रही हूँ ना बोर्ड में, अच्छा, महिलाओं के लिए। कभी कभी ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते बोर्ड के बाहर चले जाते हैं, तो अभी मैं पढ़ाते पढ़ाते देख रही थी आपको, मैंने स्क्रीन देखा तो मैं स्क्रीन के बाहर थी। चलिए, तो ये याद रखिएगा। तब भी वॉइस तो आती होगी तो समझ में आता होगा कि मैम हैं क्लास में, कहीं चली नहीं गई हैं।
होता है क्लास असल में इधर से उधर अगर एक जगह आप काफ़ी देर तक खड़े रहो ना तो फिर आपको भी परेशानी लगने लगती है, पैरों में दर्द होने लगता है, इसलिए थोड़ा वॉक करते रहने से सही रहता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होती होगी, अगर मैं बोर्ड से चली भी जाती होंगी तो आपको समझ में तो आता ही होगा। अभी मैंने नोटिस किया कि मैं बोर्ड के सामने थी ही नहीं, बार बार स्क्रीन नहीं देख पाते हैं हम। चलो यहाँ पे अगला देखते हैं। द विमेन रिजर्वेशन बिल 2023 रिजर्व हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ सीट्स फॉर द विमेन्स। अभी हमने देखा 1/3 सीट्स, इट मीन्स 33%। क्लियर है, 33% सीट्स को रिजर्व करने की बात कही गई है। 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट come into the effect after which of the following। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट, नेक्स्ट जनरेशन इलेक्शन, नेक्स्ट सेंसस एंड डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, नेक्स्ट बजट सेशन। अब इसका आंसर, ये जो लास्ट क्वेश्चन का आंसर है वो मेरे स्टूडेंट्स देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आज मैम ने बहुत ढेर सारे प्रश्न कराए हैं। अब आज का ये होमवर्क है आपका। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं देखती हूँ मेरे कौन कौन स्टूडेंट आंसर्स दे रहे हैं। ये चीज़ तो ध्यान में रखिएगा क्लास, मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरी रहती है वो मेरे दिमाग में रहता है कि मुझे अपने स्टूडेंट को ये सब चीज़ें बतानी है। ये चीज़ तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आप लोगों के बताए हुए जो टॉपिक्स हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, वो मैं आप लोगों को कहने के लिए उसको प्रश्नों के माध्यम से कवर कर देती हूँ, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए और मैक्सिमम क्वेश्चंस भी कवर हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे। तो अब ये आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत हुई हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्लास। और गर्मी बहुत बढ़ गई है तो पानी पीजिए, ठीक है, हाइड्रेटेड रहिए, पढ़ाई करिए अच्छे से। एग्ज़ाम जैसे जैसे करीब आएगा प्रेशर बढ़ेगा तो दिक्कत होगी। अभी से पढ़ते रहोगे, डेली पढ़ते रहोगे तो आराम रहेगा, ठीक है। वैसे आप में से नहीं, सारे बच्चों के साथ ये दिक्कत होती है, बच्चों के नहीं बड़ों के साथ भी ये दिक्कत होती है, सबके साथ ये दिक्कत होती है। जब हमको समय मिल जाता है ना किसी चीज़ में तो हम ढिलाई बरतने लगते हैं। हमको लगता है अभी 20 दिन का समय है, 40 दिन का, 60 दिन का समय है, घूमते हैं आराम से, कल से पढ़ेंगे, लेकिन यही गलती हो जाती है। ठीक है, आप थोड़ा सा रिलैक्स रहिए, अच्छी बात है, समय मिला है अच्छे से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना ही छोड़ दो। अरे पढ़ो तो, जो गलतियां हो रही हैं उसको देखो तो, उसको सुधारो तो, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाओ तो। जब नंबर ऑफ मॉक टेस्ट लगाओगे, बार बार रिवाइज करोगे तो प्रॉब्लम तो होगी ही, और जब नहीं पढ़ोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तब तो लगेगा अरे वाह सब आता है, सब आता है। सपने में भी, सोने में भी ऐसा लगेगा कि अरे मुझे तो सब आता है, मैंने सब पढ़ लिया। लेकिन जब आँख खुलेगी तब लगेगा अरे बाप रे बाप, लाखों बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। लाइब्रेरी में आप जाएंगे, बच्चे वहीं दिन भर पढ़ते पढ़ते 10 मिनट हेड डाउन करने के बाद फिर उठ के पढ़ने लगते हैं। ऐसे बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है, ऐसे स्टूडेंट्स के साथ आपका कंपटीशन है, तो आपको अपने समय का सदुपयोग तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अपने समय का सदुपयोग करिए, एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए कि आज मुझे इस सब्जेक्ट को रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। और एक चीज़ याद रखिए क्लास, ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की अब हैबिट डालिए, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आती है। जब स्टूडेंट मॉक टेस्ट लगाते हैं तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, उनका मॉक टेस्ट जल्दी से ख़त्म हो जाता है, वो फिर चले जाते हैं। लेकिन जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और आपके सामने 150 क्वेश्चन होते हैं तो आप 10, 20, 30, 40 क्वेश्चन तक तो आपका दिमाग उस पेपर में रहता है, लेकिन 40 क्वेश्चन के बाद आपका दिमाग इधर उधर भटकने लगता है, ठीक है। और जैसे ही इधर उधर भटकने लगा तो इसका मतलब सिली मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ गए। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करो, टाइम सेट करके प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उनको फिर रिवाइज करो, ठीक है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी करिए, और कहीं पर भी दिक्कत होगी तो आप मुझे या डिकोड एग्जाम टीम में किसी भी फैकल्टी को बताइए। हम आने वाले सेशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनको प्रश्नों के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे, सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू सो मच क्लास, आज के सेशन को यही एंड करते हैं। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, ठीक है। और हमेशा अच्छे शब्दों का प्रयोग करिए खुद के लिए और अपने समाज के लिए भी, मीठा बोलिए हमेशा, ठीक है, और खुश रहिए। थैंक यू सो मच क्लास। आशा करती हूँ आपका दिन खूब अच्छा जाए, आप तो खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें और जल्दी से ऑफिसर बनें। थैंक यू।